Welcome to Sci Learning by Swaleha Ansari. Let us today start with the numerical part of wave optics. So, first we'll begin with the MCQs. The very first MCQ is, which of the following phenomena proves that light is a transverse wave? अब देखो, sound wave is a longitudinal wave, ये हमें पता है, और लाइट ट्रांसवर्स वेव है, ये हमें कैसे पता चलता है? ठीक है, तो रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमेना जो लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव दोनों ही शो करते हैं. देन कम्स इंटरफेरेंस भी साउंड वेव में भी होता है और लाइट वेव दैट इज ट्रांसवर्स वेव में भी होता है. फिर डायफ्रैक्शन भी दोनों ही शो करते हैं, लेकिन लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स जो होती हैं वो पोलराइजेशन शो नहीं करती. ठीक है, पोलराइजेशन ऐसा फिनोमेना है जो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, और लाइट पोलराइजेशन शो करती है. देयरफॉर पोलराइजेशन प्रूव्स दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव. Which property of light does not change when it travels from one medium to another? Direct questions है. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए वेलोसिटी भी चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होता है, एंड टू सम एक्सटेंट एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है. जो नहीं चेंज होती है दैट इज द फ्रीक्वेंसी. When unpolarized light passes through a polarizer, its intensity dash. अब देखो, जब भी अगर एक अनपोलराइज्ड लाइट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं. ठीक है, जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट के आगे हम एक पोलराइजर रख दें, चाहे वो किसी भी ओरिएंटेशन का हो, चाहे ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, कैसा भी हो, जब लाइट इसमें से पास होगी तो पोलराइज्ड हो जाएगी. मीन सिर्फ ये वाला वेक्टर ही पास हो पाएगा. ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है कि पोलराइजर से लाइट पास होती है, अनपोलराइज्ड लाइट पास होती है, तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है. मीन्स अगर यहाँ पे इंटेंसिटी आई नॉट थी तो ये जो लाइट होगी इसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाय 2 होगी. इट मीन्स द इंटेंसिटी डिक्रीजेस. सो दिस इज योर आंसर. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, the two coherent sources have different intensities. If the ratio of maximum intensity to minimum intensity is in the interference pattern produced is 25:1, what was the ratio of the intensities of two sources? देखो, ये क्वेश्चन में हमें फोर्थ वन में I max upon I minimum दिया हुआ है. ओके, I max upon I minimum is 25:1. हमसे पूछा है I1 अपॉन I2. I1 अपॉन I2 हमें पता करने के लिए कहा गया है. Got it? तो वी हैव द फॉर्मूला I1 रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ I2 स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ I1 स्क्वायर माइनस रूट ऑफ I2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25:1. ये हमने ऐसे कैसे लिखा? क्योंकि आई मैक्सिमम का फॉर्मूला जो है वो रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ I2 स्क्वायर होता है, और आई मिनिमम का फॉर्मूला रूट ऑफ I1 स्क्वायर माइनस रूट ऑफ I2 स्क्वायर होता है. तो वी जस्ट सब्स्टिट्यूटेड द फॉर्मूलाज ऑफ आई मैक्स एंड आई मिनिमम इन दिस फॉलोइंग इक्वेशन. अब अगर मैं रूट ले लूं इसका तो ये क्या होगा? रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 अपॉन रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 इज इक्वल टू 5/1. अगर आप कॉम्पोनेंट डिविजन जो अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ I1 अपॉन रूट ऑफ I2 इज इक्वल टू 5 + 1 अपॉन 5 - 1. दैट इज 6/4. 6/4 इज 3/2. ओके, तो अब आप इसे स्क्वायर कर दो तो आपको I1 अपॉन I2 मिल जाएगा. स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स you will get I1 upon I2 is equal to 9/4. तो 9:4 हमारे ऑप्शंस में है. Yes, it is there. Fine. तो ये हमारा करेक्ट आंसर है. Let us move towards the last MCQ. In Young's double slit experiment, a thin uniform sheet of glass is
kept in front of the two slits parallel to the screen having the slit. The resulting interference pattern will satisfy dash. अब देखो ये क्या कह रहा है, अभी हमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पता है राइट, कुछ इस तरीके से ये S1 होती है, ये S2 होती है। अगर मैं इसका मिड पॉइंट यहाँ लूं, ये मेरी स्क्रीन है, ये मिड पॉइंट है O, तो यहाँ पे पहुंचने के लिए ये लाइट ऐसे पहुंचेगी, दोनों का पाथ सेम होगा और ये जो होगा वो सेंट्रल ब्राइट बैंड होगा, करेक्ट, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट या सेंट्रल ब्राइट बैंड कहेंगे हम इसे, ओके। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक ग्लास शीट रख दूं तो क्या होगा, ये पाथ लेंथ चेंज हो जाएगी, मीन्स ये जो है कुछ शिफ्ट हो जाएगा। ये जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है वो अब सेंटर में नहीं रहेगा, वो ऊपर की तरफ है, नीचे कहीं तो शिफ्ट हो जाएगा, ओके, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे भी सेम ग्लास शीट रखूं तो अब फिर से दोनों का पाथ सेम हो गया, मीन्स जितनी शिफ्ट उधर उतनी शिफ्ट इधर, अगेन वो सेंटर में आ गया, राइट, मीन्स जितनी यहाँ की पाथ लेंथ चेंज हुई उतनी यहाँ की भी पाथ लेंथ चेंज हो गई, हेंस देयर इज नो चेंज इन दी इंटरफेरेंस पैटर्न, देयरफॉर आंसर क्या आएगा, द इंटरफेरेंस पैटर्न विल रिमेन अनचेंज। ठीक है, सिंपल एमसीक्यूज थे। अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव होते हैं एंड द न्यूमेरिकल बिगिंस विद क्वेश्चन नंबर 13। White light consists of wavelength from 400 nanometer to 700 nanometer. What will be the wavelength range seen when white light is passed through a glass of refractive index 1.55? अब हमसे कहा गया लैम्डा 1 क्या है, 400 नैनोमीटर एयर में, हाँ ये याद रखना है कि ये एयर में है, और लैम्डा 2 ऑफ एयर क्या है, 700 नैनोमीटर, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.55। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू भी लेते हैं, एन भी लेते हैं, डिपेंड्स कि आप कब क्या ले रहे हैं। आपसे पूछा है आपके मीडियम में, दैट इज ग्लास में, ठीक है, आपका लैम्डा 1 और लैम्डा 2 क्या हो जाएगा, ये आपको पता करना है। फाइन, काफी सिंपल सा है, ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है इसमें। कभी भी जब whenever a wave of wavelength lambda in air enters a medium, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है उसका, ये देखो, फॉर्मूला becomes something like this, lambda 1 in glass becomes lambda 1 in air upon refractive index, means we can say refractive index is lambda 1 upon lambda 2, which is medium, lambda of medium 1 upon lambda of medium 2। तो ये क्या हो जाएगा, 400 upon 1.55, this comes to be somewhat 451.6, sorry not 451, it is 258.06 नैनोमीटर। तो ये हमें मिल गया लैम्डा 1 ऑफ ग्लास। उसी तरीके से लैम्डा 2 ऑफ ग्लास निकालेंगे, विच बिकम्स लैम्डा 2 ऑफ एयर अपॉन एन। लैम्डा 2 ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 700 अपॉन 1.55 विच इज 451.61 नैनोमीटर। हो गया, ठीक है, सिंपल सा सम था। अब नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्टिकल पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट ऑफ अ गिवन wavelength traveling a distance of 3 centimeter in flint glass having refractive index 1.6 is same as that on traveling a distance of x centimeter through the medium having the refractive index 1.25. Determine the value of x. ये देखो, ये हमारी फ्लिंट ग्लास है और ये हमारा एक मीडियम है, अननोन मीडियम जो उसने हमें दिया नहीं है, ओके। ये
फ्लिंट ग्लास एंड दिस इज अवर मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25। ओके, इसका जो थिकनेस है वो 3 सेंटीमीटर है और इसकी थिकनेस हमें नहीं पता, हमें ये पता करनी है। ओके, अब ये हमें बोला है कि ऑप्टिकल पाथ सेम है, तो I can say optical path in flint glass is equal to optical path in medium। तो ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला क्या है? ऑप्टिकल पाथ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन से डिनोट करो या म्यू से, इट इज योर विश। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू थिकनेस, यहां पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू थिकनेस। फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 3 इज इक्वल टू 1.25 इंटू T2। तो T2 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लिखो T2 इज नथिंग बट योर x, है ना। मैं यहाँ डायरेक्ट x लिख सकती हूँ। x इज इक्वल टू 4.8 अपॉन 1.25, तो x becomes 3.84 सेंटीमीटर। यही पता करना था। Moving towards the next problem. A double slit arrangement produces interference fringes for sodium light of lambda 589 nanometer that are 0.20 degree apart. What is the angular fringe separation if the entire arrangement is immersed in water of refractive index 1.33? देखो, ध्यान से देखो, थीटा दिया है 0.20 डिग्री, लैम्डा दिया है 589 नैनोमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है 1.33। हमसे क्या कहा है कि अगर पूरा के पूरा अरेंजमेंट वाटर में डिप हुआ तो क्या, मीन्स थीटा पूछा है और वेवलेंथ इन वाटर पूछा है। ओके, तो फ्रिंज सेपरेशन का फॉर्मूला क्या है? द एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन is given by theta is equal to lambda upon d। ओके, अब नाउ यू विल से हमें d भी तो नहीं पता, राइट? लेकिन देखो, अगर थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी है तो थीटा w क्या हो जाएगा? लैम्डा w अपॉन डी, राइट? लेकिन हमें ये पता है कि लैम्डा कैसे रिलेट करता है। लैम्डा w इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन n, तो थीटा w क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन n और d वैसे के वैसे। मैंने सिर्फ यहाँ पे लैम्डा w की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ओके, अब ये क्या होगा? थीटा w इज इक्वल टू, अब मैं इसको यानी ये इक्वेशन को इस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से अगर डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? थीटा w अपॉन थीटा इज इक्वल टू ये d ये लैम्डा कैंसिल, मीन्स क्या बचा? 1 अपॉन n। थीटा w अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन n, मतलब थीटा w क्या हो गया? थीटा अपॉन n विच इज 0.20 अपॉन 1.33। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो you'll get the answer as 0.15 डिग्री। ठीक है, थीटा मिल गया हमें। अब हमें क्या पता करना है? लैम्डा, सॉरी, हमें सिर्फ यहाँ पर
एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन पूछा था, मीन्स हमें सिर्फ थीटा डब्ल्यू पूछा था, लैम्डा डब्ल्यू नहीं पूछा था। ओके, तो हमारा आंसर आ गया 0.15 डिग्रीज। मीन्स यहाँ पे जो हमें एक एक्सेस इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो थी लैम्डा की वैल्यू, जिसे हमने कहीं यूज ही नहीं किया, राइट। वी डायरेक्टली कैंसल्ड ऑफ ऑल द लैम्डास इन डीज। फाइन, so this was the 15th problem. Let us move towards the next one. In a double slit arrangement, the slits are separated by a distance equal to 100 times that the wavelength of the light passing through the slits. मतलब D दिया है 100 lambda. What is the angular separation in radians between the central maximum and the adjacent maximum? What is the distance between these maxima on the screen 50 centimeter from the slits? मतलब हमें एंगुलर सेपरेशन पूछा है थीटा और कैपिटल एक्स पूछा है। ओके, दिया क्या है, कैपिटल डी दिया है 50 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.5 मीटर। तो पहले हम ए पता करेंगे, दैट इज ए वाला पार्ट हमारा क्या है, एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन। तो थीटा कैसे निकालते हैं, इट इज लैम्डा अपॉन डी। ओके, तो डी हमें दिया है कि इट इज 100 लैम्डा, तो मैं क्या करूंगी, डी की जगह 100 लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, थीटा हो गया 1/100, 1/100 मीन्स 0.01 नॉट 001 रेडियंस। ओके, थीटा मिल गया। नाउ वी विल कम टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज एक्स। अब x का फॉर्मूला क्या है, इट इज लैम्डा डी अपॉन डी। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज देन। लैम्डा इंटू डी दिया है 50 सेंटीमीटर विच इज 0.5 मीटर अपॉन स्मॉल डी इज 100 लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, तो x कितना हो गया, ये ऊपर जाएगा तो 0.005 मीटर, जिसे हम 0.5 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। सिंपल सा प्रॉब्लम था, कुछ भी नहीं था इसमें। सो लेट्स मूव। खाली क्वेश्चन बड़ा है, देख के डरना नहीं होता है। अगर आप समझेंगे और आपको फॉर्मूलाज याद है तो एवरीथिंग इज क्वाइट इजी। फाइन, सो 17th की तरफ बढ़ते हैं। Unpolarized light with intensity I0 is incident on two Polaroids. The axis of the first Polaroid makes an angle of 50 degree with the vertical and the axis of the second Polaroid is horizontal. What is the intensity of the light after it has passed through the second Polaroid? देखो इसने क्या बोला है, इस तरीके से ये आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। इधर एक पोलरॉइड रखा है और इस पोलरॉइड की एक्सिस वर्टिकल से कुछ ऐसी है, दैट इज इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द वर्टिकल, मीन्स ये जो एंगल है ये 50 डिग्री का एंगल है। फाइन, नेक्स्ट ही सेड कि अब जो एक और जो सेकेंड पोलरॉइड है उस वो हॉरिजॉन्टल रखा है और इस एक्सिस से, मतलब फर्स्ट पोलरॉइड की एक्सिस से इसकी एक्सिस इज मेकिंग 40 डिग्री का एंगल। ओके, आपको पता करना है कि ये जो इंटेंसिटी यहां से आई है उसकी वैल्यू क्या है। तो हमने एमसीक्यू में भी देखा और हमें ये पता है कि अगर कोई लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट अगर फर्स्ट पोलराइजर से पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी I0/2 हो जाती है। ओके, एंड उसके आगे हम कितने भी पोलराइजर रखते जाएं, दैट विल बी द इंटेंसिटी इंसिडेंट इनटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इट इज बाय मैल्स लॉ, दैट इज मैल्स लॉ कहते हैं जिसे, बाय मैल्स लॉ ये क्या हो जाएगा, I डैश क्या हो जाएगा, इट विल बी
आई इंसिडेंट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस केस में आई इंसिडेंट क्या है, इस पोलरॉइड पे जो इंटेंसिटी, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी इंटेंसिटी इज आई नॉट अपॉन 2 और कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या है यहाँ पे, दिस थीटा इज 40 डिग्री। बस यही था, कुछ भी नहीं है। आगे आंसर आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर 40। फाइन, कुछ भी नहीं था इस प्रॉब्लम में, सिर्फ हमें लॉ पता होना चाहिए। लेट अस मूव टुवर्ड्स द 18th प्रॉब्लम। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करके रुक जाएंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी के प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। In a biprism experiment, the fringes are observed in the focal plane of the eyepiece at a distance of 1.2 meter from the slit. The distance between the central bright band and the 20th bright band is 0.4 centimeter. When the convex lens is placed between the biprism and the eyepiece 90 centimeter from the eyepiece, the distance between the two virtual magnified images is found to be 0.9 centimeter. Determine the wavelength of the light used. देखो, आपको D दिया है 1.2 मीटर, X20 दिया है 0.4 सेंटीमीटर। अभी I'll make a diagram, हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि इसने हमें क्या कहा। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हमने बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में देखा था, इस तरीके से लेंस रखते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा सोर्स है S1 S2, ओके, जिसकी लेंथ इज स्मॉल d। अब ये लाइट यहां से इंसिडेंट होती है, मेरा डायग्राम इज नॉट दैट गुड, बट ये देखो समझने जैसा है कि यहां इंसिडेंट होती है एंड इट पासेस थ्रू द फोकस। एंड जो इधर से पास होती है वो डायरेक्टली इस तरीके से निकल जाती है। सो यहाँ पे हमें स्क्रीन पे इमेज मिलती है, राइट। अब ये जो डिस्टेंस है दिस इज u, ये जो डिस्टेंस है ये है v, और यहां से लेके ये पूरा डिस्टेंस हमारा d होता है, करेक्ट। अब इसने कहा 1.2 मीटर, तो मैं इसको 120 सेंटीमीटर भी बोल सकती हूँ, क्योंकि हमें सब सेंटीमीटर में दिया है इसलिए मैंने सेंटीमीटर ले लिया, ओके। और हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो इमेज बन रही है वो 90 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही है। तो आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u बाय द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। 120 माइनस 90 मतलब मेरा u क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया, ओके। और हमें d1 ऑलरेडी दिया है, इट इज 0.9 सेंटीमीटर। फाइन, तो मुझे u भी मिल गया, v भी मिल गया, d1 भी मिल गया। अब लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, दैट इज 10th स्टैंडर्ड में। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज height of the image upon height of the object, and it is also equal to distance of the image upon distance of the object. तो अगर मैं ये लूं, that is d1 upon d is equal to v upon u। अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं तो मुझे मेरा d मिल जाएगा। क्या हो जाएगा ये, d is equal to d1 into u upon v। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, d1 क्या है 0.9, u कितना है 30, v कितना है 90, ओके। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 0.1, तो आंसर आ गया हमारा 0.3 सेंटीमीटर। हमें d मिल गया,
अब d मिल गया तो इट इज वेरी मच इजी फॉर अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. आई विल रब दिस पार्ट और हम लैम्डा निकालते हैं. लैम्डा का फॉर्मूला, x का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, xn इज इक्वल टू n लैम्डा d बाई डी. करेक्ट. तो x20 विल बी इक्वल टू 20 इंटू लैम्डा एंड d अपॉन d. ठीक है. तो लैम्डा क्या हो जाएगा, इट विल बी x20 d अपॉन 20d. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या मिलेगा हमें, लैम्डा इज इक्वल टू x दिया था हमें 0.4 इंटू 0.3 जो हमने d की वैल्यू अभी निकाली, 20 इंटू 120. अगर आप इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1 ज़ा 50 ज़ा 1 ज़ा 400 ज़ा इज 1 अपॉन 20,000 which is 0.1234 centimeter, which comes to lambda is equal to 5 into 10 raised to minus 5 सेंटीमीटर. अगर मैं इसे चेंज करूं तो ये कैसा हो जाएगा, सेंटीमीटर है ना, मीटर में अगर कर लें इसको तो देखो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व भी करके बताती हूँ. अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो ये होगा 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर. मतलब ये हो गया 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 मीटर. अब अगर मैं इसमें, मुझे इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, मुझे ये -7 पसंद नहीं आ रहा है. ओके. तो ये 10 रेज टू माइनस 7 वैसे ही रहेगा. मुझे इसको -10 अगर करना है तो मुझे 10 रेज टू माइनस 3 ऐड करना पड़ेगा. और क्योंकि हमने 10 रेज टू माइनस 3 अपनी तरफ से डाला इसलिए 10 रेज टू प्लस 3 भी डालना पड़ेगा. ओके. सो दैट इट कैन नलिफाई ईच अदर. अब ये हो गया आपका 10 रेज टू माइनस 10. एंड अगर मैं इसको इसके साथ लिखूं तो ये 5 इंटू 10 रेज टू 3 विल बी 5000 इंटू ये पार्ट हो गया 10 रेज टू माइनस 10 मीटर. तो 10 रेज टू माइनस 10 मीटर इज नथिंग बट योर एंगस्ट्रॉम यूनिट. तो ये हो गया लैम्डा की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट. इतना आगे नहीं भी बढ़ते, आप यहां भी छोड़ देते तो भी चल जाता, लेकिन हमने आंसर एंगस्ट्रॉम में लाके रोका. ओके. सो we will stop here for today and in the next lecture we will start from 19th problem. Till then, bye, take care, and once again I am reminding formulas yaad karo. Bye.